आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर थोड़ा सा लेट अपलोड होगा दोस्तों, 14-15 मार्च को। कर मैं 7 मार्च को रहा हूँ, लेकिन दोस्तों टॉपिक अलग है। टॉपिक ये है कि किस तरीके से ईरान ने जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था, अब वो इजराइल अमेरिका ने खत्म किया है। चलिए बात करेंगे एक एक करके। अगर आप गूगल के सारे एआई टूल्स को सीखना चाहते हैं तो हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है। ये तो मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स है। वो कोर्स 800 रुपये का है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। अब यार ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये बनाया था ईरान ने। अब इसमें फिलिस्तीन हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, यमन हो गया, ये सब थे। एंड सपोर्ट इनको चाइना और रशिया कर रहे थे। रशिया और चाइना इनको सपोर्ट कर रहे थे तगड़े से। अजीब बात यह है, आपको कोइंसिडेंस बताता हूं कि 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया और 1978 में चाइना में भी एक रेवोल्यूशन आया था। माओ जेडोंग गए थे और डेंग जियाओपिंग आए थे। तो वो एक मॉडर्न रेवोल्यूशन था, एक मॉडर्न रेवोल्यूशन था। बट यहां तबाह कर दिया है 3 साल में। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने बहुत बड़ी गलती की थी ना, इजराइल पे हमला करके, जिसमें 1500 लोग मारे गए थे। और उसके बाद फिर इजराइल ने जब हमला किया तो 70,000 लोग मारे गए दोस्तों, जिसमें बहुत बच्चे औरतें भी थी। इजराइल को थोड़ा सा देख के हमला करना चाहिए था। ये बहुत गलत किया इजराइल ने। अगर इजराइल भाई वही बता रहे ना कि खाली हमास को मारता तो बात अलग थी, बट इजराइल का ये कहना है कि हमास जो है वो औरतों और बच्चों के पीछे छुपता है। बट दोस्तों ये कोई बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि 3 साल के अंदर अंदर इजराइल ने सब खत्म कर दिया है, सब खत्म। इनके पास अच्छी खासी डोमेस्टिक अथॉरिटी थी, इनके पास पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल था। आपको पता है कतर में, इनफैक्ट गल्फ, अपने अपने हिसाब से ये इन देशों को चला रहे थे। इनफैक्ट ईरान और चाइना जबरदस्त सपोर्ट, रशिया और चाइना जबरदस्त इनको सपोर्ट कर रहे थे। बट ये जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, जो लीडर्स थे, जो साथ में काम कर रहे थे, जो बाहर काम कर रहे थे, खत्म हो गए। अब 28 फरवरी को ईरान पर स्ट्राइक्स कर दी हैं, राइट। सो अब अटलांटिक काउंसिल के रिसर्चर निकोलस ब्लैंडफोर्ड बताते हैं कि अब ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ओवर। हिजबुल्ला लेबनान में, हुतीज यमन में, शियाइट ग्रुप इराक में, अब दे आर फोकसिंग ऑन कि भैया किसी तरीके से जान बची तो लाखों पाए। ये सर्वाइवल पे बात आ गई मेरे भैया। सर्वाइव कर जाए तो बहुत अच्छा होगा। कैसे आई एक्सेस? 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन कि भाई कुछ भी करके वेस्ट को कन्फ्रंट करो, इजराइल को रोको और प्रॉक्सीज खड़े कर दो। फिर उसके बाद 1980 से लेकर 88 तक ईरान इराक लड़ गए। और उसके बाद ईरान और ये जो सेंस ऑफ इंसर्कलमेंट है ना, और वल्नरेबिलिटी पक्का हो गया। तब ईरान समझ गया कि भाई हम पे कोई भी हमला कर सकता है। और देखिए इराक ने ईरान पर जो हमला किया था उसमें अमेरिका का हाथ था, सीआईए का हाथ था, और उस समय इजराइल ने मदद की थी। सो वही बता रहे हैं कि फॉरवर्ड डिफेंस कि इनडायरेक्टली लड़ेंगे। ईरान ने बोला कि डायरेक्टली तो नहीं लड़ेंगे, शायद जीत भी नहीं पाएंगे, बट इनडायरेक्टली हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ा जो ग्रुप बना वो बना हिजबुल्लाह। तो वो जो अटैक था, अभी बताऊंगा किस तरीके से उसने चेंज किया सब कुछ। आईआरजीसी बनी, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, बहुत खतरनाक। कुद्स फोर्स बनी, जो एक्सटर्नल फोर्सेस, यही जो प्रॉक्सीज को देखता है। तेहरान ने हिजबुल्लाह को प्रायोरिटाइज किया। इनकी मिलिट्री भी है बट वो सब आईआरजीसी से नीचे और आईआरजीसी से ऊपर है अली खामेनी। आईआरजीसी का मेन काम यही है कि अली खामेनी को बचाना, सुप्रीम लीडर को बचाना। मतलब जो भी आयतुल्लाह होंगे, जो लीडर होगा। अब क्योंकि लीडर रहे नहीं तो आईआरजीसी को फुल पावर है, वही कंट्रोल में है इस समय। अब हो सकता है जब ये लेक्चर अपलोड हो तो शायद ये युद्ध रुक जाए। हिजबुल्लाह की जबरदस्त सक्सेस रही है भाई। 2000 में लेबनान से इजराइल को पीछे हटना पड़ा था, और 2006 में भी लेबनान ने, मतलब हिजबुल्लाह ने छक्के छुड़ा दिए थे इजराइल के, ठीक है। तो वहां से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आया। लेकिन अमेरिका ने जब इराक को 2003 में इन्वेड किया तो ईरान ने ये इंश्योर किया कि शिया मिलिशियाज जो है, जैसे बद्र कॉप्स हो गए, किताबे हिजबुल्लाह हो गए, और भी बहुत सारे, तो वो ये जो नया पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको खत्म करें और अमेरिका को इतना मारे कि ये दोबारा जा नहीं पाए। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, पीएमएफ, द फाइट अगेंस्ट आईएसआईएस, इसको फॉर्मुलाइज किया पीएमएफ को। 2011 का अरब स्प्रिंग आता है, नेटवर्क और एक्सपैंड हो गया। यहां पे ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनको और बल मिला। अब अरब स्प्रिंग भी सीआईए उसमें इन्वॉल्व है। तो बशार अल असाद, शिया, रशिया सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, बट वो गिरे। तेहरान ने हिजबुल्लाह के साथ, रशिया के साथ इंटरवीन किया, अमेरिका को रोका, इजराइल को रोका।
इसराइल के लिए और दिमाग खराब किया। बताओ यार, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। हूती ने यमन यमन 2014 कब्जे में ले लिया, मंसूर हदी को मार भगाया, सऊदी अरब बहुत कमजोर पड़ गया, तो अमेरिका और इसराइल को सीधा हराया। और हिजबुल्लाह एक स्ट्रैटेजिक ब्रोकर बन के उभरा। लेबनान में असली पावर और यमन में असली पावर हिजबुल्लाह और हूतीस के पास है, सबसे तगड़े। 2025 पेपर यूके फॉरेन बेस्ड पॉलिसी थिंक टैंक शैथम हाउस, इन्होंने ये पब्लिश किया और उन्होंने बताया कि ये जो ग्रुप थे, इनको डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, ईरान से पैसा मिलता था। अब आप लोग सर ईरान को कहां से पैसा मिल रहा है? चाइना रशिया से। और ईरान ने, भाई देखो, ईरान की जो वहां पे अफीम है, गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है वो, ठीक है, और वो पूरी दुनिया में ब्लैक मार्केट होती है। ईरान ब्लैक मार्केटिंग से बहुत सारे पैसे कमाता है, ठीक है ना। ऑपरेशनल कैपेसिटी इनकी चलती रहती है। उसके बाद अलग अलग जो लोग जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को, जो बहुत बड़ी पोजीशन पे है, वो भी पैसा देते रहते हैं। तो पैसे की प्रॉब्लम होती नहीं है। और जैसे जैसे इन ग्रुप्स ने डोमेस्टिक फुटहोल्ड को बढ़ाया, कैपेसिटीज बढ़ गई। भाई देखो, हिजबुल्लाह लेबनान से रेवेन्यू कमा रहा है, लेबनान में आप तो एज अ टूरिस्ट भी जा सकते हैं। यमन में हूती कमा रहा है, बढ़िया है, पैसा आ रहा है। लेकिन फिर होता है वही अक्टूबर 2023 का अटैक, और जब इसराइल पे इतना भयानक हमला हुआ तो इन रिटेलिएशन इसराइल ने बोला बहुत हुआ सम्मान, 250 लोगों को उठा के ले गए, 1200 लोगों को मार दिया, 72,000 लोगों को, फिलिस्तीनियंस को गाजा में मार दिया इसराइल ने। हमास लीडरशिप को एलिमिनेट कर दी। 20 साल के अंदर अंदर, जो 20 साल में इन्होंने लीडरशिप बनाई थी ना, इसराइल ने एक झटके में मिटा दी। इसराइल ने बोला कि हमको, अब इसराइल वहां से घमंड आ गया इसराइल को, और वो घमंड अब भारी पड़ रहा है, ठीक है। लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था मेरे भाई। अगर इसराइल के साथ वॉर होती है तो हिजबुल्लाह उधर से मारेगा। 1.5 लाख रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं इनके पास। हसन नसरल्ला बोला कि 1 लाख फाइटर्स है, हसन नसरल्ला को मार दिया। गाजा में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स छोड़े, इसराइल पर रॉकेट्स छोड़े, हमास को, लेकिन फिर इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की, शेलिंग्स की, फुल स्केल वॉर हुआ 2024 आते आते, और इसराइल ने हसन नसरल्ला को मारा, ठीक है, अरे हमास के लीडर को मारा, खेल खत्म। इसराइल ने मिलिटेंट ग्रुप के आर्सेनल को ही खत्म कर दिया। अमेरिका ने फिर उसके बाद सीज फायर किया नवंबर 2025 में, बट अभी भी सदर्न लेबनान अब इसराइल के पास है, काफी पार्ट्स इसराइल के पास है। और उसके बाद जो सीरिया का प्रेसिडेंट बशार अल असाद, वो भाग गया, अल शारा के पास सत्ता आ गई। यानी कि सीरिया में जो प्रॉक्सी ग्रुप था वो जीत गया, बैक्ड बाय अमेरिका एंड इसराइल। हूती रिबेल्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन किया। रेड सी पे उन्होंने रॉकेट फायर किए, क्योंकि इनका डिफेंस सिस्टम अमेरिका इसराइल का रेड सी से भी काम करता है। इसराइल को टारगेट किया, बट ग्रुप वॉज हिट हार्ड बाय कैंपेन्स लॉन्च बाय यूएस एंड इसराइल, खत्म हो गए। अभी अली खामेनी को मार दिया 28 फरवरी 2026। याया सिनवार, हमास का चीफ मास्टरमाइंड, हसन नसरल्ला, उसको मार दिया। बशार अल असाद निकल गए, रशिया में है, समझ रहे हैं आप। इस्माइल हानिया। तो स्टेइंग ऑन द साइड लाइन्स, मतलब आप ये मान के चलिए कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप को काफी वीक किया है, काफी कमजोर हुआ है ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है। और 2025 के बाद सीधा इसराइल डायरेक्ट अटैक कर रहा है। इसराइल अमेरिका रुक नहीं रहे, एंड इट्स अबाउट सर्वाइवल, जैसा कि हमने बताया। अब हिजबुल्लाह और हूती सर्वाइव कर रहे हैं, ईरानी खतरे में है। देखिए एक चीज आप मान के चलिए, मैं ईरान, एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ईरान जीत नहीं पाएगा, बट हाँ ईरान नुकसान बहुत कर देगा, कर रहा है। जो लेबनीज ऑफिशियल्स ये बताते हैं कि भाई हिजबुल्लाह बहुत प्रेशर में है कि ईरान के डिफेंस में ना आए, क्योंकि भाई लेबनान खो देंगे ये, आप समझ रहे हैं, खो देंगे ये। 2006 में 34 दिन इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में वॉर चली थी, और ईरान सबसे बड़ा विनर यहां पे आया था, और उसमें इसराइल जीता नहीं था, हारा भी नहीं था। 2011 में वही बशार अल असाद सीरिया में भयंकर अरब स्प्रिंग यहां गया। 2016 में सऊदी अरेबिया ने यमन वॉर में इंटरवीन किया, बहुत कुछ हुआ है। अब सबसे बड़ी बात, क्या एक्सेस फिनिश हो गया, खत्म हो गया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए चार्ल्स लिस्टर, जो कि सीनियर फेलो है मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के, वो कुछ बताते हैं। वो बताते हैं हाँ रिस्क है, एग्जिस्टेंशियल रिस्क है, ठीक है, क्योंकि अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस टारगेट पर है और इनकी लीडरशिप को मारा गया है। इराक में जो कोलिशन है, ईरान बैक्ड मिलिशियाज, जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लामिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उनको भी मारा गया है।
उन्होंने भी अमेरिका बेस पे हालांकि हमला किया है, ठीक है। कुर्द जो है वो अमेरिका के साथ है, अब कुर्द का अपना इंटरेस्ट है। तो जो ईरान बैक्ड मिलिशियास इराक में है, उनके बीच में भी मीटिंग हो रही है, सब एक दूसरे से मीटिंग कर रहे हैं, ईरान के ऑफिशियल से मीटिंग हुई है। प्लान तो इन्होंने बनाए हैं, जो प्रॉक्सीज है उन्होंने प्लान बनाया, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने प्लान बनाए हैं क्या कि अमेरिकन फोर्सेस को आप टारगेट करिए, ठीक है, जॉर्डन में टारगेट करिए, जो नॉर्दर्न कुर्दिश रीजन है वहां पे टारगेट करिए। बट एक मिसकंसेप्शन है कि ईरान ऑर्डर इशू करता है अपने प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप को और वो सब आ जाते हैं, मतलब ईरान बोलता है और सब दे फॉल इन लाइन। ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए जाते हैं और इंडिपेंडेंट डिसीजंस यही है कि ईरान को ना बचाओ, दूर रहो। आप समझ रहे हो? बट हां, काफी हद तक चीजें कमजोर हुई हैं और अब सब कुछ सर्वाइवल पे है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो